गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा 11th कॉमर्स का क्लास दूसरा है अकाउंट का, जिसका अध्याय चल रहा था अध्याय 4 जनरल, जिसका मैं रोजनामचा या जनरल होता क्या है और इसके दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार किस खाते में कौन से नियम लगते हैं वो मैं क्लास 1 में पढ़ाया था। आज उसी का आगे मैं बता रहा हूँ। आज इसका है नकल बही की आवश्यकता। जनरल की क्या आवश्यकता हमारे व्यवसाय में पड़ती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बोलता है नकल बही प्रारंभिक लेखे की एक महत्वपूर्ण बही है। प्रत्येक व्यवसाय में एक बही रखना आवश्यक निम्नानुसार बिंदु को स्पष्ट करता है। पहला, मूल सौदे के मूल रूप में सौदों को संपूर्ण जानकारी रखना। आप अगर अपने व्यवसाय में जनरल नकल बही रखे हो तो एक प्रकार से ये साबित करता है कि आप किसी अन्य पक्षकार से या किसी अन्य व्यापारियों से सौदा किए हो, क्योंकि जब आप सौदा करोगे तो आपको जनरल में दर्ज करना पड़ेगा और जनरल के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि मैं इस व्यक्ति से इस प्रकार का व्यवहार या सौदा किया हूं। मैं पढ़ रहा हूं, सुनेंगे। प्रत्येक सौदों का मूल रूप में लेखा करना सौदे की सत्यता की जांच की आवश्यक है। इसकी आवश्यकता पूर्ति नकल बही रखकर की जा सकती है, क्योंकि नकल बही प्रत्येक लेन देन को तिथिवार क्रम में लिखा जाता है। क्योंकि आप जब भी व्यवहार करोगे तो तिथिवार क्रम से आप उसका ब्यौरा दोगे और इसके माध्यम से आप बता सकते हो कि इस व्यापारी से मैं ये व्यवहार किया हूं। दूसरा बोलता है खाता बही की आवश्यकता। जब हम लोग खाता बही बनाते हैं तो खाता बही का आधार नकल बही या जनरल होता है। तो जब तक आप जनरल में दर्ज नहीं करोगे तो खाता बही में आप प्रविष्टि नहीं कर सकते। तो खाता बही को दर्ज या खाता बही को बनाने के लिए आपको जनरल को बनाना आवश्यक है। नकल बही में किए गए लेखे के आधार पर खातों का वर्गीकरण किया जाता है। तत्पश्चात खाते से संबंधित व्यवहारों की खतौनी की जाती है। खतौनी मतलब खाता बही में दर्ज करना। इसे नकल बही के आधार खाता बही के कार्य निर्भर करता है। तीसरा बोलता है ब्यौरों का संक्षिप्त ब्यौरा। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। जैसे आप देखिए, राम से नगद माल खरीदा। ठीक है, सपोज ये मार्च 5 तारीख का, इसको बोल रहा है जनरल में दर्ज करो। सपोज 2000 पर जनरल में दर्ज करना बोल रहा है। तो अभी तो आप सीखे नहीं हो, अभी मैं बताऊंगा। तो एक मैं ऐसे उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, जैसे राम से माल खरीदा तो एंट्री होगा क्रय खाता विकलन, रोकड़ खाता से। ठीक है, 2000 ठीक है, और यहां पे लिखेंगे मार्च 5। नीचे बताएंगे राम से नगद खरीदा। इसका कॉलम बनता है, 5 कॉलम होते हैं। तिथि, विवरण, खाता पृष्ठांक, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। ये जब मैं अभी आगे सिखाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी टॉपिक आया है इसलिए इनको बताना पड़ेगा। जैसे आपका एक व्यवहार है, राम से नगद माल खरीदा 2000, इसको आप दर्ज करेंगे अपनी पुस्तक में। कैसे दर्ज करोगे? तो तिथि के कॉलम में तिथि लिखोगे, 5 तारीख है तो 5। विवरण में दोगे क्रम से। दोहरा लेखा प्रणाली के नियम है, जब नियम पढ़ा के मैं समझाऊंगा तब ये कैसे नियम को लागू होता है वो देखेंगे। क्रय खाता, डेबिट या विकलन, रोकड़ खाता से। ठीक, 2000। अब एक संक्षिप्त ब्यौरा लिखिए नीचे, राम से नगद खरीदा। अब इसको अपनी कॉपी में दर्ज करो, पुस्तक में दर्ज करो। जब किसी व्यापारी को या खुद इन फ्यूचर भविष्य में जब इसको देखोगे तो इसको देख के आप बता दोगे कि 5 तारीख था, जो भी ईयर रहा होगा, सपोज 2005 में मार्च 5 तारीख को मैं राम से माल खरीदा था, वो भी नगद। क्या लिखा था मैं? क्रय खाता विकलन, रोकड़ खाते से 2000। अगर ये आपके पास लिखा होगा, संक्षिप्त ब्यौरा भी होगा, तो इसको देखकर आप फट से बता दोगे कि हाँ मैं इस तारीख को इस सन में इस व्यक्ति से ये व्यवहार किया था।
किंतु अगर ये आपके पास लिखा ना हो तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो इसका संक्षिप्त ब्यौरा होना जरूरी है। इस संक्षिप्त ब्यौरे के माध्यम या आधार पर आप बता सकते हो कि किस व्यक्ति, क्योंकि आप जितने भी व्यवहार करोगे हर व्यवहार में आपको ये संक्षिप्त ब्यौरा देना पड़ेगा। क्लियर? ये कंपल्सरी देना पड़ता है। ये दोगे तभी आप बता सकते हो कि मैंने किस व्यक्ति से कौन सा व्यवहार किए हैं। ठीक? बोलता है नकल बही प्रत्येक सौदे की प्रविष्टि के बाद प्रत्येक सौदा का संक्षिप्त ब्यौरा लिखा जाता है, अतः कम समय में किसी भी सौदे की जानकारी सरलता से प्राप्त की जा सकती है। लिखा है ब्यौरा, राम से नगद खरीदा, और राम से खरीदा तो इनके लिए किराया खाता, रोकड़ खाता, मतलब हाँ ये नगद है। फट से देख के बता दो, क्योंकि अगर कोई जानकार होगा दोहरा लेखा प्रणाली का तो उसको देख के वो बता सकता है कि हाँ आपने इस तारीख को इस व्यक्ति से किस प्रकार का व्यवहार किया। नगद होगा तो नगद, उधार होगा तो उधार। क्लियर है? अगला बोलता है जमा और नाम की जानकारी है। तो देखो डेबिट मतलब जमा, सॉरी नाम, रोकड़ खाता से मतलब ये डेबिट पक्ष को बता रहा है और ये क्रेडिट पक्ष। अर्थात इस व्यवहार में आप ये बता सकते हैं कि कौन सा पक्ष डेबिट हुआ है और कौन सा पक्ष क्रेडिट हुआ है। उसके बाद दैनिक व्यवहारों का ज्ञान, नकल बही में किसी विशेष दिन संपूर्ण व्यवहार हो तो जानकारी सरलता से प्राप्त की जा सकती है। अब 5 तारीख को और भी व्यवहार होंगे तो सभी को आप क्या करोगे? नकल बही में दर्ज किए, तो उसके माध्यम से आप देख के बता सकते हो, उसको देख देख के बता सकते हैं कि हाँ आपने ये दर्ज किया है, उस तारीख को और भी व्यवहार हुए हैं। तो डेट के माध्यम से आप ये बता सकते हो ना कि 5 तारीख को राम से माल खरीदा, मोहन से माल खरीदा, मोहन को दिया, अमित को दिया, किसको नगद चुकाया, किससे नगद प्राप्त हुआ, किसको ब्याज दिया, किसको कमीशन मिला, कहाँ से किस माल पर छूट मिली, ये सभी जानकारी तिथि वार होने से आप क्या कर सकते हो? आराम से बता सकते हो। उसके बाद आता है लेखा की जांच करने में सुविधा। जब आप लेखा पुस्तक की जांच करना हो तो आप इस ब्यौरे के आधार पर बता सकते हो कि हाँ ये मान सही बना है, क्योंकि इसकी जानकारी आपके पास शुरू से पहले से है। पढ़ रहा हूँ, सुनो। नकल बही प्रत्येक सौदे के तिथिवार क्रम से लेखा किया जाता है तथा उसी सौदे के संबंधित बीजक व रसीद फाइल में सुरक्षित की जाती है तथा आवश्यकता पड़ने पर बीजक की सहायता से लेखा तैयार जांच की जा सकती है। विवादों को हल करने में सहायता, आपके पास ये दर्ज होगा। अगर कोई व्यापारी बोल दे जैसे राम से 2000 का खरीदे, हो सकता है गलती से राम 200 रुपए लिखा अपने पर, आप 2000 का खरीदे, हो सकता है आप 200 रुपए दर्ज कर लियो। तो अगर दोनों आप लिखे होंगे तो बता सकते हैं ना, ये 200 नहीं था, ये 2000 था, मेरे से गलती से हो गया। अगर आपके पास दर्ज होगा तो, अगर दर्ज नहीं होगा तो ये कभी नहीं सुलझेगा। तो उसी को बोलता है विवादों को सुलझाने के लिए, त्रुटियों को ढूंढने के लिए, है ना। अगर कहीं गलती हो गई है तो नकल बही की सहायता से आप क्या कर सकते हो? उस गलतियों को खोज सकते हो। उसके बाद आता है अन्य त्रुटि को खोजने के लिए। पढ़ रहा हूँ, सुनना। नकल बही की समान राशि का नाम जमा की प्रविष्टि की जाती है, अतः एक पक्ष त्रुटि होने पर दूसरे पक्ष की सहायता शीघ्रता से ढूंढ ली जाती है। जैसे आप यहाँ पर लिखते हो 200 और यहाँ पर लिखते हो 2000, त्रुटि है। अब आप देख रहे हो क्रय खरीदा 200 2000, फट से पता चल गया नहीं ये 2000 है, सुधार ली, ऐसा त्रुटि पता कर सकते हैं। और अगला बोलता है अंकेक्षण के प्रमाण के लिए। जब साल के अंत में अंतिम खाते बनाए जाते हैं तो वहां पर टैक्स पटाने के लिए आपको ऑडिट करना पड़ता है आपकी खाता पुस्तकों को। तो अंकेक्षण के लिए भी आपको क्या हो जाता है? जनरल प्रविष्टि प्रमाण हो जाता है। जैसे बोलता है जब अंकेक्षक किसी व्यवहार का सत्यापन करना चाहता है तो नकल बही में की गई प्रविष्टि उसे तुरंत अपनी सहायता मिल जाती है। तो ये तो था आपके नकल बही की आवश्यकता। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे कि व्यवहारों को किस प्रकार से बनाया जाता है, जनरल में किस प्रकार से दर्ज किया जाता। क्लियर है? ये तो था आपका। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास 3rd में मैं जनरल प्रविष्टि को किस प्रकार बनाते हैं वो बताऊंगा और जनरल प्रविष्टि को किस प्रकार यूज करते हैं उसके नियम और बताने का तरीका मैं बताऊंगा। क्लियर है? जनरल प्रविष्टि पढ़ते हैं जिसमें जनरल प्रविष्टि का मैं थ्योरी बताया था और जनरल प्रविष्टि का नियम समझा था। नियम एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। नियम क्या होता है? यदि व्यक्तिगत खाता, क्योंकि 3 खाते प्रभावित होते बताया था। पहला होता है व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते का नियम में बताया था आने वाला डेबिट देने वाला क्रेडिट। वास्तविक खाते का नियम क्या था? आने वाला डेबिट जाने वाला क्रेडिट। और नाम मात्र का क्या था? व्यय या हानि होगा तो डेबिट,
लाभ या आय होगा तो क्रेडिट। ये हम लोग का नियम था। व्यक्तिगत खाते से संबंधित उदाहरण में बताया था कि व्यक्तिगत खाते में किसको किसको लिया जाता है। तो दो चीजें, एक कृत्रिम व्यक्ति और एक अकृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम जिसको मोहन, सोहन, रोहन, ये कृत्रिम व्यक्ति जिसको हम देखते हैं वास्तविक में, और अकृत्रिम व्यक्ति जो व्यक्ति से संबंधित या व्यक्ति को संबोध करते, जैसे हमारा बैंक हो गया, है ना, संस्था हो गया, फर्म हो गया, कंपनी, ये अकृत्रिम व्यक्तिगत आता है। उसके बाद आता है वास्तविक। वास्तविक का मैंने उदाहरण दिया था, ऐसा खाता जो वास्तव में हो, जिसको देख सकते हो, यूज करते हो, जैसे रोकड़, फर्नीचर, मशीन, इसका नियम आने वाला और जाने वाला। उसी तरह नाम मात्र का भी उदाहरण दिया था, ऐसा जो आप देख सकते तो नहीं हो, छू भी नहीं सकते, किंतु वास्तविक जीवन में उसको यूज करते हो, जैसे किराया, ब्याज, दान, जैसा नाम मात्र का, केवल नाम का है, इसको यूज करते हैं किंतु आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो इसका उदाहरण बोला था, पढ़ लेना, नियम भी बताया था। अब आता है हमारा उदाहरण नंबर पहला, आपकी बुक का उदाहरण नंबर पहला। देखिए बोलता है, उदाहरण नंबर पहला में बोलता है, एक व्यापारी निम्नलिखित व्यवहार है, प्रभावित खाते उसके वर्ग समाकलन विकलन कीजिए। अब आप जनरल प्रविष्टि सीख रहे हो, तो जनरल प्रविष्टि बनाते कैसे हैं। तो ये जनरल प्रविष्टि का कॉलम नहीं है, किंतु सीखने के लिए हमको इस कॉलम का उपयोग करना है। जैसे मैंने कॉलम बनाया है, तिथि, प्रभावित खाते, खातों का वर्ग, विकलन, कौन सा पक्ष डेबिट होगा, समाकलन, कौन सा पक्ष क्रेडिट होगा, और उसका कारण बताया कि किस कारण से ये डेबिट होगा, किस कारण से क्रेडिट होगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर पहला में सबसे पहला पॉइंट बोलता है जनवरी 1 को। यहाँ पर डेट डालिए, जनवरी 1। जनवरी 1 को बोलता है व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार प्रारंभ करोगे तो देखो, व्यापार प्रारंभ करने में कौन सी दो मद, कौन से खाते प्रभावित हो रहे। तो व्यापार प्रारंभ करोगे तो व्यापार किससे प्रारंभ करोगे, रोकड़ लगाओगे। तो रोकड़ लगाओगे तो कौन सा खाता प्रभावित हुआ, तो सबसे पहले रोकड़ खाता प्रभावित हुआ। अब रोकड़ लगा कौन रहा है, ये देखिए, तो व्यापार का स्वामी लगा रहा है। और व्यापार के स्वामी, मैंने थ्योरी बताया था, थर्ड चैप्टर का जब थ्योरी पढ़ाया था तो मैंने बताया था, यदि कोई व्यापार का स्वामी खुद स्वयं अपना पैसा लगाता है तो उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। तो दूसरा कौन सा खाता प्रभावित हुआ, पूंजी। अब बताइए रोकड़ खाता किस वर्ग में आता है। तो रोकड़ खाता आपका वास्तविक का है, क्योंकि वास्तविक का उदाहरण है। पूंजी खाता किसके अंतर्गत आता है, तो पूंजी खाता व्यक्तिगत क्यों, क्योंकि पूंजी खाता किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए ये व्यक्तिगत खाते हैं। अब देखिए, अब आप व्यापार में पैसा लगा रहे हो, व्यापार में पैसा लगा रहे हो, तो अब बताओ इसमें कौन सा चीज प्रभावित होगा। तो रोकड़ किसके अंतर्गत जा रहा है, वास्तविक में। तो वास्तविक में देखो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, ये चीज देखो। अगर पैसा आ रहा होगा तो डेबिट में लिखना, अगर पैसा जा रहा होगा तो क्रेडिट में लिखना। तो आप व्यापार में पैसा लगा रहे हो, व्यापार में पैसा लगाया मतलब व्यापार में पैसा आया, तो आने वाला क्या हो गया, डेबिट। तो उसको डेबिट पक्ष में लिखेंगे क्या, रोकड़ खाता। तो जब ये रोकड़ खाता डेबिट में चला गया तो पूंजी खाता किसमें चला जाएगा, क्रेडिट में। तो पूंजी खाता किसमें चला गया, क्रेडिट में। कारण लिखो, व्यापार में रोकड़ आया, और दूसरा कारण स्वामी ने रकम लगाया। ठीक, ये हो गया। दूसरा डेट देखिए, बोलता है 2 तारीख का माल खरीदा, जनवरी 2 माल खरीदा। अब माल खरीदा तो कौन कौन सा दो प्रभावित हुआ खाता, ये बताओ कौन कौन सा खाता। तो माल खरीदा तो एक माल, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, खरीद रहे हो, तो क्रय खाता। और दूसरा नाम तो दिया नहीं है, तो जब नाम नहीं देगा तो उसको हम क्या मानते हैं, नगद मानते हैं। तो नगद के साथ रोकड़ खाता। अब माल खरीदोगे तो आपके पास से जाएगा क्या, रोकड़। दोनों किसका अंतर्गत आते हैं, तो माल ये भी वास्तविक के अंतर्गत आएगा, और रोकड़ है वो भी वास्तविक के अंतर्गत आएगा। अब देखो दोनों वास्तविक में, तो
कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको देखो नियम में। तो वास्तविक में आने वाला डेबिट, माल खरीदोगे तो माल आएगा, आने वाला डेबिट मतलब डेबिट में किसको लिखोगे क्रेडिट, क्रेडिट। अब देखो माल खरीदोगे मतलब माल आ गया तो आपके पास से जाएगा क्या, रोकड़ जाएगा, जाने वाला क्रेडिट। तो रोकड़ को किसमें लिखोगे क्रेडिट पक्ष में, तो रोकड़। ठीक, अब कारण दो कि क्रय क्यों डेबिट हुआ और रोकड़ क्यों क्रेडिट हुआ। तो क्रय डेबिट क्यों हुआ क्योंकि माल आया और रोकड़ गया, इसलिए डेबिट और क्रेडिट हुआ। तीसरा देखो जनवरी 3, जनवरी 3 देखो क्या होता है, माल बेचा। अब कौन सा प्रभावित होगा, माल बेचा मतलब एक रोकड़ खाता प्रभावित होगा और दूसरा माल, और माल बेचने को अपन यहाँ पर क्या बोलते हैं विक्रय, तो खाता प्रभावित हुआ। अब दोनों किसके उदाहरण है वो देखो, रोकड़ और माल दोनों वास्तविक है, ये भी वास्तविक और ये भी वास्तविक। फिर वास्तविक का नियम देखो, माल खरीदने से क्या आएगा और सॉरी माल बेचने से क्या आएगा और क्या जाएगा। तो माल बेचने से आपका माल चला जाएगा, माल जाएगा मतलब जाने वाला क्रेडिट, तो आएगा क्या रोकड़ आएगा, तो आने वाला डेबिट। तो रोकड़ आ रहा है इसलिए डेबिट पक्ष में रोकड़ खाता, और माल बेच रहे हो तो माल जा रहा है इसलिए विक्रय खाता। ठीक, कारण रोकड़ आया माल गया। उसके बाद देखो बोलता है 6 तारीख का, जनवरी 6 बोलता है राम से माल खरीदा। राम से माल खरीदा तो एक पक्ष तो क्या हो गया माल खाता, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं क्रय, और दूसरा नगद बोला है क्या, क्योंकि राम से माल खरीदा तो राम के साथ क्या दिया हुआ है, मतलब एंट्री के साथ नाम दिया, और नाम जब भी देगा तो हम लोग उसको क्या मानते हैं उधार मानते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा राम खाता। अब माल तो कौन से खाते के अंतर्गत आएगा, वास्तविक के अंतर्गत, और राम व्यक्तिगत है। अब वास्तविक में देखो माल आ रहा है कि जा रहा है, तो माल खरीदोगे तो माल आएगा मतलब आने वाला, तो क्रय को किसमें लिखेंगे डेबिट। ठीक, उसके बाद अगला देखिए राम खाता व्यक्तिगत है, तो व्यक्तिगत में देखिए राम पाने वाला हुआ कि देने वाला, तो राम कौन है देने वाला, क्योंकि राम से माल खरीदोगे तो माल तो आ गया, लेकिन राम क्या कर रहा है माल दे रहा है, तो देने वाला क्या होता है क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट में क्या डालोगे राम खाता। क्लियर, कारण लिखो माल आया राम ने दिया। क्लियर है, तो इसी प्रकार से आप मैं जनवरी 1, 2, 3, 6 का बताया हूं। उसके बाद 7 तारीख का देखो बोलता है मोहन को माल बेचा। ठीक है, मैं डाल रहा हूं यहाँ देखो। अब आता है जनवरी 7, मोहन को माल बेचोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोहन को माल बेचोगे तो एक पक्ष कौन हो गया मोहन खाता, माल बेचोगे माल, और बेचने को क्या बोलते हैं विक्रय। अब मोहन किसके अंतर्गत जाएगा, तो मोहन किस खाते के अंतर्गत जाएगा व्यक्तिगत खाते, और माल आपका वास्तविक खाते। नियम देखो मोहन व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत में मोहन पा रहा है कि दे रहा है, तो मोहन को माल बेचोगे तो मोहन पाएगा, माल पाने वाला हुआ तो पाने वाला देगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मोहन खाता। अब वास्तविक में देखो माल आ रहा है कि जा रहा है, माल बेचोगे तो माल क्या होगा जाएगा, तो जाने वाला क्रेडिट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कारण भी लिख लोगे मोहन पाया
और दूसरा कारण माल गए। तो इस प्रकार से आप 12, 20, 25 और 31 को ट्राई करेंगे। क्लियर है? मैं आप एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो इसका जो बचा हुआ है 7 तारीख के बाद से 12, 20, 25 और 31, इसका आप लोग बना के देंगे। उदाहरण पहला। क्लियर है?